राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा रहेगा शेड्यूलर्स, डिस्पैचर एंड कंटेक्स्ट स्विचिंग। हम आगे जितनी भी प्रोसेसेस पढ़ेंगे या जितना भी हमारा वर्किंग रहेगा, अब डिस्कशन रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, हमें हर जगह पे ये डेफिनेशंस या फिर ये वर्डिंग्स देखने को मिलेगी कि शेड्यूलर्स हमने यूज किए हैं, डिस्पैचर यहाँ पे यूज हो रहा है, कंटेक्स्ट स्विचिंग हमने की है इस प्रोसेस के अंदर। तो इन सब का मतलब क्या होता है, आज हम यही डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे टॉपिक में। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सॉरी। तो हम सबसे पहले करते हैं शेड्यूलर्स। शेड्यूलर्स क्या होते हैं? शेड्यूलर्स हमारी प्रोसेस को ना सेट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि अब जो हमारा टास्क प्रॉपर चल रहा है, अब हम जिस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं उसके बाद हम कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, वो ये डिसीजन लेता है। शेड्यूलर्स ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को कितनी प्रायोरिटी देनी है, किसका रिसोर्स एलोकेशन में अभी टाइम बाकी है और किसकी रिसोर्स एलोकेशन कंप्लीट हो चुकी है, हार्डवेयर की जरूरत नहीं है किस प्रोसेस को। तो वो सेलेक्ट करता है, डिसीजन लेता है कि अब वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट वाली किस प्रोसेस को हमने रेडी क्यू में डालना है, कौन सी रनिंग स्टेट में जाएगी और कौन सी एग्जिट होगी। तो ये डिसीजन हमारा लेता है शेड्यूलर। सॉरी। उसके बाद हमारा आ जाता है डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या हो जाता है कि अब जो शेड्यूलर ने डिसीजन लिया है ना कि मैंने इस प्रोसेस को सिलेक्ट किया है, इसको रेडी क्यू में जाना है, तो उन सबको लोड करना, स्विच करना, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे जाना, ये सारा काम डिस्पैचर का होता है कि मुझे अब रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में किस प्रोसेस को ट्रांसफर करना है, किसे एग्जीक्यूट करवाना है, किस प्रोसेस के लिए कौन सा डाटा इन लोड करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को कहाँ पे मेन मेमोरी से सीपीयू के अंदर या सीपीयू से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर करना है, लोड करना है, ये सारी चीज हमारी होती है डिस्पैचर का काम। उसके बाद थर्ड वन आ जाता है हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विच होता है हमारा कि हमें वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस जब मूव करना होता है ना, तो हम उसके लिए यूज करते हैं कंटेक्स्ट स्विच का। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ गया कि टाइप ऑफ प्रोसेस शेड्यूलर्स। जैसे मैंने शेड्यूलर्स के बारे में आपको बताया कि ये एक सिलेक्टर होता है, एक डिसीजन मेकिंग होता है, एक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है कि हमें कौन सी प्रोसेस को नेक्स्ट प्रोसेस के बाद एग्जीक्यूट करवाना है, कब कौन सा रेडी स्टेट में जाएगा, कब कौन सी प्रोसेस को हमने रनिंग स्टेट में ट्रांसफर करना है। ये डिसीजन हमारे कौन लेता है? शेड्यूलर्स लेते हैं। तो हमारे तीन टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं, और वो शेड्यूलर कौन कौन से हैं? लॉन्ग टर्म, जिसे हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म या फिर सीपीयू शेड्यूलर, एंड थर्ड वन आ जाता है मीडियम या मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, एक फिगर आप सभी के सामने जैसे आपको दिख ही रही होगी। इसमें हमने प्रोसेस स्टेट में कुछ स्टेट्स पढ़ी थी, जैसे न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जिट, वेट, ब्लॉक, सस्पेंडेड एंड सस्पेंडेड रेडी। तो अब इन सब में जो हम प्रोसेस करते हैं ना, उसको कौन कहाँ से ट्रांसफर करता है, कौन किस चीज को लोड करता है, कहाँ से डाटा फेच होता है, तो ये सारी चीजें हम जो भी करते हैं वो शेड्यूलर्स के थ्रू करते हैं। तो न्यू प्रोसेस को रेडी प्रोसेस में ले जाने का काम जो करता है वो कौन करता है? लॉन्ग टर्म या फिर जॉब शेड्यूलर, कि उसको एक जॉब असाइन करनी है नई प्रोसेस को रेडी क्यू में डाल के या फिर रेडी स्टेट में ट्रांसफर करके। उसके बाद नया काम जो स्टार्ट होता है वो होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? रेडी के बाद रेडी क्यू में जितनी भी प्रोसेस लगी हुई हैं वो वहां से सेलेक्ट करता है कि किस प्रोसेस को कितनी प्रायोरिटी देनी है, और जो अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है जिस प्रोसेस के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट किस प्रोसेस पे हमें वो काम करना है या फिर उसको एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद ये होने के बाद जो रनिंग के बाद वेट ब्लॉक, सस्पेंडेड ब्लॉक, और यहाँ पे ये चीजें आ जाती है, इधर हमने मिडल टर्म लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब हमें जो लोड करना होता है, ये जैसे हमने पढ़ा था कि ये तीनों हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है और ये हमारी मेन मेमोरी के अंदर आती है, तीनों स्टेट, रेडी, रनिंग एंड वेट और ब्लॉक। तो अब जो हमें डाटा ट्रांसफर करना है या फिर लोड करना है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी या फिर सीपीयू के अंदर, जो डाटा हमें लोड करना होता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वो हम मिडल टर्म शेड्यूलर के थ्रू उसके अंदर करते हैं। तो आगे अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म और जॉब शेड्यूलर क्या होता है? देखो जैसे यहाँ में मेंशन है, हम पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ते हैं। ब्रिंग्स न्यू प्रोसेसेस टू द रेडी स्टेट। नई प्रोसेस को रेडी स्टेट के अंदर कौन लेके आता है? लॉन्ग टर्म या फिर हमारा जॉब शेड्यूलर होता है, वो नई प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेके आता है।
उसके बाद इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, नंबर ऑफ रेडी प्रोसेसेस एट एनी टाइम, कि एक मल्टी प्रोग्रामिंग डिग्री को कंट्रोल करता है ये, कि अब रेडी स्टेट में हमारे पास कितनी प्रोसेसेस है एट ए टाइम, 1 2 3 4, ये सब कैलकुलेट करके वो उसको कंट्रोल करता है। अगर एक लिमिट से ज्यादा होती है तो वो उसके अंदर नई प्रोसेसेस को लेके नहीं आता। उसके बाद केयरफुली सिलेक्ट्स बोथ इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू प्रोसेसेस, ये हर एक चीज को बहुत केयरफुली कि अब किस हार्डवेयर की जरूरत है, किस प्रोसेस का इनपुट आउटपुट बॉन्ड बाकी है, सीपीयू का काम रहता है, किस चीज की उसको कौन से रिसोर्स की जरूरत है, ये सारा कंफर्म करके ही वो एक नई प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेके आता है। और वो बैलेंस करके रखता है कि अब इस प्रोसेस को सीपीयू की जरूरत है, अब इस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की जरूरत है, जिससे जो हमारी प्रोसेस की एफिशिएंसी है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, कि उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अब उसे सीपीयू की जरूरत है तो तब तक वो दूसरी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करवा देता है। वहीं अगर इनपुट आउटपुट वाली प्रोसेस को सीपीयू की जरूरत है तो जो फर्स्ट प्रोसेस हमारी थी उसको वो इनपुट आउटपुट के रिसोर्सेज अलोकेट करवा देता है। And it operates at a high level typically in batch processing system. बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारी जॉब्स की ग्रुपिंग हो जाती है, तो वहां पे इसको ऑपरेट करने का हाई लेवल होता है, क्योंकि ये नई प्रोसेसेस को एक रेडी स्टेट में लेके जाता है, तो वहां से उसके ग्रुप्स बने होते हैं कि अब मुझे इस बैच को उठाना है, अब इस बैच को उठाना है, तो वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ऑपरेट करता है, इस चीज को बहुत इजीली हैंडल करता है। उसके बाद हमारे सेकंड आ जाते हैं शॉर्ट टर्म या फिर सीपीयू शेड्यूलर। जैसा कि हमें पता है कि इट सेलेक्ट्स वन प्रोसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट फॉर शेड्यूलिंग इन द रनिंग स्टेट। ये शेड्यूलिंग के लिए रेडी स्टेट में से प्रोसेस को सिलेक्शन करता है, उसका प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है कि अब इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट वाली कौन सी प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करवाएंगे उससे। डज नॉट लोड द प्रोसेस ऑन टू द सीपीयू, ओनली सेलेक्ट्स द प्रोसेस। ये इसमें लोड नहीं करता है, वो सिर्फ सिलेक्ट करता है कि फर्स्ट के बाद अब सेकंड वाली करेगी या फिर फोर्थ वाली पे हमें एग्जीक्यूशन करनी है प्रोसेस पे। इस चीज को सिर्फ सिलेक्ट करता है। जो लोड करने का काम होता है वो किसका होता है, डिस्पैचर का होता है। डिस्पैचर सारी इंफॉर्मेशन सीपीयू के अंदर लोड करता है, जो कि हमने उसके अंदर डाटा इंफॉर्मेशन या फिर जितने भी फंक्शंस डिफाइन किए मॉड्यूल्स, वो सारा का सारा डिस्पैचर लोड करता है। उसके बाद आ जाता है यूजेस वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। अब हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़े थे, जैसे प्रायोरिटी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी, शॉर्टेस्ट फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो ये सारे हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आ जाते हैं। और एंश्योर्स नो स्टारवेशन ड्यू टू हाई बर्स्ट टाइम प्रोसेस, तो इनकी प्रोसेस का हाई बर्स्ट टाइम होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्टारवेशन के भी कोई चांसेस नहीं होते। स्टारवेशन को और एजिंग को, इसकी सॉल्यूशन को हम आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे ये याद रख लो कि शॉर्ट टर्म सीपीयू शेड्यूलर में स्टारवेशन नहीं होता है, वो उसको अवॉइड करता है या फिर प्रिवेंट करता है स्टारवेशन से प्रोसेसेस को। अब जैसे इसमें मेंशन भी आ गया, सबसे लास्ट में देखो, डिस्पैचर लोड्स द सिलेक्टेड प्रोसेस ऑनटू द सीपीयू, कि डिस्पैचर होता है जो सीपीयू के अंदर सारी प्रोसेसेस को लोड करता है, और उसमें क्या क्या होता है, वो परफॉर्म कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म करता है, वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस मूवमेंट जो होती है वो किसके थ्रू होती है, डिस्पैचर के थ्रू होती है। एंड स्विचेस टू यूजर मोड, फिर से यूजर मोड पे भी स्विच करने का काम डिस्पैचर करता है। जंप्स टू द करेक्ट लोकेशन इन द न्यूली लोडेड प्रोग्राम, जैसे हमें फर्स्ट प्रोसेस के बाद अगर फोर्थ प्रोसेस या फिर सेवंथ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो डायरेक्टली उन्हीं प्रोसेस पे जंप करता है जो हमें एग्जीक्यूट करवानी है, बजाय की सीक्वेंशली जाने के कि 1 2 3 4 के बाद ही 5 पे जाएगा वो, तो इसीलिए ये उसके लिए इजी कर देता है काम को। उसके बाद हमारा थर्ड वन आ जाता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसमें हमारा क्या था कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेसेस। अब हमने अगर इनपुट आउटपुट की जरूरत है, हमें हमारा सीपीयू पे एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अब हमें नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत है, तो उसको सस्पेंडेड या फिर रिज्यूमिंग प्रोसेस के अंदर शिफ्ट करने का काम किसका होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है। ये स्वैपिंग परफॉर्म करता है कि मूव प्रोसेसेस बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क, मेन मेमोरी से डिस्क में या सेकेंडरी मेमोरी में डाटा ट्रांसफर करना है, उठाना है, लोड करना है, तो ये सारा चीज काम किसका होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है। स्वैपिंग इंप्रूव्स प्रोसेस मिक्स एंड मैनेजेस ओवर कमिटेड मेमोरी। स्वैपिंग से क्या होता है कि अगर हमें एक प्रोसेस पे अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां से वो मेमोरी, जितनी भी एक्स्ट्रा मेमोरी उसने होल्ड कर रखी होती है, तो वो उसको मैनेज कर लेता है। जैसे ही वो वहां से जाएगा तो वो उसको ओवरकम करके दूसरे प्रोसेस को अलोकेट कर देता है मेमोरी का स्पेस, तब तक वो वापस नहीं आ जाती प्रोसेस, वो उस पे काम करती है करंट वाली।
it helps to balance input output bond and CPU bond processes. अब ये बैलेंस करके चलता है वही इनपुट आउटपुट और CPU बॉन्ड प्रोसेसेस को. एंड इट reduces the degree of multiprogramming. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में वो कंट्रोल करता है, वो उसको कम नहीं कर सकता, लेकिन मीडियम टर्म शेड्यूलर में रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि जैसे ही कोई हमारी प्रोसेस अभी रनिंग या रेडी स्टेट में है या फिर टर्मिनेशन में जाने वाली है, उससे पहले अगर उसे इनपुट आउटपुट की जरूरत होती है तो वो उसको बाहर कर देता है, वेटिंग में या फिर ब्लॉक में सस्पेंडेड स्टेट में ट्रांसफर कर देता है. तो वहां से जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. अब इन तीनों का एक छोटा सा डिफरेंस दिया गया है. जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारा जॉब शेड्यूलर होता है, ये सीपीयू शेड्यूलर होता है, और इसे प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसके थ्रू प्रोसेस के अंदर स्वैप करते हैं. इसमें सारा वही दिया गया जो हम अभी पढ़ के आए हैं, बस एक डायरेक्ट रिवीजन हो जाएगी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको थोड़ा करेंगे. जनरली स्पीड इज लेसर देन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. सबसे कम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की स्पीड होती है, फिर मीडियम वाले की इन दोनों के बीच में लाई करती है, एंड शॉर्ट टर्म वाले की सबसे फास्टेस्ट होती है, क्योंकि ये सिर्फ सेलेक्ट करता है शेड्यूलिंग के लिए, इसे कोई भी डाटा लोड या स्वैप या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए सबसे ज्यादा इसकी फास्ट होती है. और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल करता है डिग्री को, और मीडियम टर्म रिड्यूस करता है, और इट गिव्स लेस कंट्रोल ओवर हाउ मच प्रोग्रामिंग इज डन. इन दोनों के बीच में जो इन मीडियम होता है ना, उसका लेस कंट्रोल वो होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मल्टी प्रोग्रामिंग के ऊपर. इट मेनली प्रेजेंट और नॉन एग्जिस्टेंट इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम. ये टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं होता लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. और वहीं अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में बहुत ही कम होता है, मिनिमल होता है, और इट इज ए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम फॉर टाइम शेयरिंग. और मीडियम टर्म शेड्यूल में ये कंपोनेंट है उसका. एंड इट कैन री एंटर द प्रोसेस इनटू मेमोरी अलोन फॉर द कंटीन्यूअस ऑफ एग्जीक्यूशन. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मेमोरी के अंदर री एंटर कर सकता है, और ये सिर्फ वही उन्हीं प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जो रेडी टू एग्जीक्यूट है, मतलब उनका स्टार्टिंग का सारा जितना भी रिसोर्स एलोकेशन का या इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड जितना भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है, उन्हें सिर्फ सीपीयू चाहिए अपनी एग्जीक्यूशंस के लिए, ये इन्हीं को सिलेक्ट करता है प्रोसेस को. एंड इट री इंट्रोड्यूस द प्रोसेस इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन कैन बी कंटिन्यू. ये दोबारा से सस्पेंडेड और ब्लॉक्ड स्टेट से दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवाता प्रोसेस को मेमोरी के अंदर, तो वो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है. अब हमारा आ जाता है कंटेक्स्ट स्विचिंग. कंटेक्स्ट स्विचिंग में जैसे कि हमने बोला था कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस को मूव करने के लिए हम कंटेक्स्ट स्विचिंग का यूज करते हैं. सबसे पहले वो सेव फर्स्ट प्रोसेस के कंटेंट को ना सेव कर लेता है अपने अंदर, कि रनिंग प्रोसेस के अंदर अगर कोई चल रहा है तो उसके कंटेक्स्ट को सेव कर लेगा. उसके बाद सेव प्रोसेस को फिर से रिस्टोर या फिर रिज्यूम कर देता है बाद में, जैसे वो कंप्लीट हो जाती है. और फिर लोड्स द कंटेक्ट, जैसे ही फर्स्ट वाला फ्री हो गया उसको रिस्टोर कर देता है वो सेकंड वाले को. रिस्टोर सेकंड प्रोसेस को वो क्या कर लेता है अपने अंदर सेव कर लेता है या फिर लोड कर लेता है. एंड मेथड यूज्ड बाय द सिस्टम टू विद सीपीयू प्रोसेसिंग यूजिंग सीपीयू. ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम कंटेक्स्ट के अंदर स्विचिंग करते हैं प्रोसेसेस के अंदर सीपीयू का. एंड इट चेंजेस फ्रॉम प्रोसेस वन स्टेट टू अनदर, जैसे रेडी से रनिंग से ब्लॉक स्टेट में या फिर रेडी स्टेट में, फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद टर्मिनेट या फिर एग्जिट कर जाते हैं. तो ये सारी प्रोसेसेस की स्टेट्स हम जो भी चेंज करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू करते हैं. जैसे कि अभी आप सभी को दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, आप सभी के सामने एक इमेज बनी हुई है, फिगर है एक हमारी. तो हम इसमें मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग के जो प्रोसेस होते हैं ना वो वर्क कैसे करती है. जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोसेस P0 है हमारे पास, और राइट हैंड साइड पे प्रोसेस P1 है. तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंटरप्ट करेगा, कब सेव करेगा, कब रीलोड करेगा, तो ये सारी चीजें इसको ध्यान से देखना. सबसे पहले हमने एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट कर दी P0 की. जैसे ही हम इसकी P0 की एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट करते हैं तो P1 यहाँ पे आइडल है. अभी हमने इसको सेव किया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सेव स्टेट इनटू PCB 0, और जैसे ही वो उसकी एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट हो रखी है हम P1 को आइडल रखते हैं. अभी इसके बीच में इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, तो PCB को उसने रीलोड कर लिया है स्टेट को P1 को, कि इसका डाटा मैंने सारा रीलोड कर लिया है. अब इसकी जैसे इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है P1 की, तो उसने P0 को आइडल कर दिया. अब उसकी एग्जीक्यूशन नहीं चल रही है, वो अपना हार्डवेयर से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी उसका काम था, उसे जरूरत थी जिन चीजों की, वो उस पर वर्क कर रही है वो वाली प्रोसेस, तब तक वो आइडल रहेगी. जैसे ही P1 की एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट करती है, जैसे ही एग्जीक्यूटिंग उसकी खत्म होती है, वो उसको स्टोर कर लेती है, सेव स्टेट इन दी PCB1. अब इसने इसको स्टोर कर लिया है सीपीयू पे, मेन मेमोरी में हमने
स्टोर कर लिया है कि अभी तक हमारी जितनी एग्जीक्यूटिंग हुई है वो हमारे पास स्टोर्ड है, और जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं P1 हमारा आइडल हो जाता है और P0 पे हमारी एग्जीक्यूटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है, हम PCB से जब इसको रीलोड कर लेते हैं। तो ऐसे ही वर्किंग होती है कि अगर P1 पे एग्जीक्यूटिंग चल रही है तो सेकंड प्रोसेस को आइडल रहना पड़ता है, या फिर उसे अपने फर्दर वर्क करने हैं जो हार्डवेयर से या फिर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड होते हैं, और जैसे ही वो उसको रिलीज करते हैं, रीलोड करता है, तो सेकंड प्रोसेस की एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सारे के सारे स्टेप्स में वही लिखा हुआ है कि स्टेट ऑफ द करंट प्रोसेस मस्ट बी सेव्ड फॉर रीशेड्यूलिंग। रीशेड्यूलिंग के लिए हम पहले वाले प्रोसेस को सेव करके रखते हैं। प्रोसेस स्टेट्स इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स क्रेडेंशियल्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक इनटू स्टोर्ड और द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सीपीयू कभी भी कंटेक्स्ट स्विचिंग करने के लिए खुद के अंदर कुछ भी लोड नहीं करता। जितनी भी डाटा इंफॉर्मेशन या फिर फंक्शन से रिलेटेड यूजर इनबिल्ट लाइब्रेरीज वगैरह जो भी उसे चाहिए होती है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से फेच करता है। इसीलिए हर एक प्रोसेस का अपना खुद का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, एंड इट कैन बी स्टोर्ड इन कर्नल मेमोरी और कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, एंड ए हैंडल अडेप्टेड टू द पीसीबी प्रिपेयर्स द सिस्टम टू रन। वहां से जितना भी डाटा फेच किया जाता है, एक हैंडल ऐड किया जाता है इसको प्रिपेयर करने के लिए, इसको सिस्टम के अंदर रन करने के लिए। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम अबॉर्ट्स द करंट प्रोसेस एंड सिलेक्ट्स ए प्रोसेस फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट बाय टर्निंग इट्स पीसीबी। जैसे एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो वेटिंग लिस्ट में जो भी प्रोसेस हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होती है या क्यूड होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से पीसीबी के थ्रू वेटिंग लिस्ट से नेक्स्ट प्रोसेस को फेच कर लेता है या फिर स्टार्ट कर देता है एग्जीक्यूट करना। उसके बाद इट लोड्स द पीसीबी प्रोग्राम काउंटर एंड कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन इन द सिलेक्टेड प्रोसेस। पीसीबी को लोड करने के बाद प्रोग्राम काउंटर का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है सिलेक्टेड प्रोसेस के लिए, कि अब इस प्रोसेस का डाटा फेच इंफॉर्मेशन हमें फेच करनी है और उस पर हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। देन प्रोसेस थ्रेड वैल्यूज कैन इन्फ्लुएंस व्हिच प्रोसेस आर सिलेक्टेड फ्रॉम द क्यू। फिर उस प्रोसेस पे हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कंटेक्स्ट स्विचिंग के कुछ ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स का मतलब होता है कि कुछ चीजें ना ऑटोमेटिकली परफॉर्म होने लग जाती है, जरूरी नहीं है कि उसे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है या फिर हमें कोई फंक्शंस परफॉर्म करवाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होते हैं। जैसे इंटरप्ट्स हैं, कोई इंटरप्ट्स ओकर होगा, जैसे हम कुछ रीड कर रहे हैं, हमने एक डिस्क को एक रिक्वेस्ट भेजी है, तो जैसे ही कंटेक्स्ट स्विचिंग का हैंडलिंग कोई इंटरप्शन ओकर होती है ना, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, तो वो हार्डवेयर कंपोनेंट को स्विचिंग करके फास्टर कर देता है एक दूसरे को, कि वो इंटरप्ट को हैंडल नहीं होने, इंटरप्ट को ओकर नहीं होने देना, आने नहीं देता उसको, वो अपने आप ही कंट्रोल कर लेता है, हैंडल कर लेता है, ताकि ओवरलोड ना हो, ओवरलोडिंग ना हो कोई भी चीज। और सीपीयू का आइडल होना नहीं चाहिए, मतलब फ्री नहीं होना चाहिए सीपीयू, वो अपना वर्किंग प्रॉपर करता रहना चाहिए। उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग अलाउज वन प्रोसेस टू बी स्विच्ड फ्रॉम द सीपीयू टू रन अनदर प्रोसेस रिटेनिंग द प्रीवियस स्टेट फॉर कंटिन्यूएशन। जैसे ही कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है हमारी वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, तो जिस प्रोसेस पे हम काम कर रहे थे या हमारा चल रहा था, वो उसको रिटेन कर देती है प्रीवियस स्टेट में कंटिन्यूएशन के लिए, ताकि वो अपना इनपुट आउटपुट या रिसोर्स एलोकेशन वाला जितना भी काम है वो उसको कंप्लीट कर सके। एंड कर्नल यूजर स्विच ट्रिगर्ड व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू स्विच बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड। ये भी ऑटोमेटिकली हो जाता है जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को स्विच करना पड़ता है कर्नल मोड से यूजर मोड को, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इन दोनों की बिट फिक्स होती है, 0 बिट एंड 1 बिट मोड। उसके बाद कुछ नीड्स होती है कंटेक्स्ट स्विचिंग की, वो बिल्कुल सेम ही है कि हमें वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस पे मूव करने के लिए जरूरत पड़ती है उसकी, वो उसके अंदर खुद का डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, एफिशिएंट हमें आउटपुट मिलती है, रिसोर्स को अच्छे से हैंडल कर लेता है, मैनेज कर लेता है, स्टोर करते हैं कंटेक्स्ट को। स्विचिंग के बिटवीन हम मल्टीपल प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं, वो सभी प्रोसेसेस के लिए हम सिंगल सीपीयू का यूज कर सकते हैं एग्जीक्यूशंस के लिए, तो ये सारा इसके अंदर आ जाता है। ये सारी हैंडल्स मल्टीपल प्रोसेस रिक्वेस्ट पैरेलली विद ए सिंगल सीपीयू विदाउट नीडिंग एडिशनल प्रोसेसर्स। बिना किसी दूसरे प्रोसेसर के हम बहुत सारी जितने भी हमारी प्रोसेसेस है सबको हैंडल कर सकते हैं एक ही सीपीयू के थ्रू। यहाँ पे नोट में ये 3 लाइन जो लिखी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें बहुत अच्छे से देख लेना।
हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को अगर इंक्रीज करते हैं ना तो हमारी कंटेक्स्ट स्विचिंग भी अपने आप इंक्रीज होती है। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करने का काम हमारा जो था वो मिडिल टर्म का था, और अगर हम वही अगर इसको कंट्रोल करने की बात करें तो कौन करता था, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और सेकंड और बर्स्ट टाइम को भी हम जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो कंटेक्स्ट स्विचिंग तब भी इंक्रीज होती है। बट अगर वही टाइम क्वांटम की बात करें ना तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टाइम क्वांटम अगर हम इंक्रीज करेंगे तो कंटेक्स्ट स्विचिंग डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इसको हम टाइम क्वांटम को डिक्रीज करेंगे तो कंटेक्स्ट स्विचिंग हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारा सबसे लास्ट में आ जाता है डिस्पैचर। तो डिस्पैचर क्या था कि सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, हमारी जितनी भी डाटा होता है, हम सीपीयू के अंदर जो भी लोड करना होता है हमें वो किसके थ्रू करते हैं, डिस्पैचर के थ्रू करते हैं। जैसे एक स्पेशल प्रोग्राम एक्टिवेट्स आफ्टर द शेड्यूलर सिलेक्ट से प्रोसेस, जैसे ही शेड्यूलर किसी प्रोसेस को सिलेक्ट करता है तो ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। इट मूव्स द सिलेक्टेड प्रोसेस टू द डिजायर्ड स्टेट या फिर क्यू। ये जहाँ पे भी होता है, कहीं पे भी हो, किसी भी सिलेक्ट प्रोसेस को सिलेक्ट किया हो शेड्यूलर ने, ये अपने आप डिजायर लोकेशन पे या फिर स्टेट पे पहुंच जाता है, मूव हो जाता है। इट गिव्स द सिलेक्टेड प्रोसेस कंट्रोल ओवर द सीपीयू। सीपीयू को सारा कंट्रोल वो किसको दे देता है, सेलेक्टेड प्रोसेस को, क्योंकि वो वहां से लोड करता है सारा डाटा और इंफॉर्मेशन। इट ऑपरेट्स आफ्टर द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्शन। ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्शन से पहले काम नहीं कर सकता, क्योंकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का सिलेक्शन का काम होने के बाद ही इसका काम स्टार्ट होता है। ये एक्टिवेट ही तभी होता है जब इसको सेलेक्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा। तो इस दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स, इनके अंदर इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग, कंटेक्स्ट को स्विच करता है, यूजर मोड में स्विच करता है, जैसे अभी कर्नल मोड पे काम चल रहा है या सीपीयू रनिंग में है तो उससे यूजर मोड पे स्विच करना हो तो किसका काम, कौन सा हेल्प करता है, हमारी डिस्पैचर हेल्प करता है। उसके बाद जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन, वही आ गया कि हमें अपना काम खत्म करने के बाद जिस लोकेशन पे जाना है या फिर हमें डिस्पैचर के एक्टिवेट होने के बाद किस लोकेशन पे जंप करना है, वो सारा का सारा काम किसका होता है, डिस्पैचर का होता है। जैसे प्रोसेस 1 2 3 4 लिखा हुआ है, शेड्यूलर ने P1 को सिलेक्ट किया है तो डिस्पैचर सीपीयू की रनिंग स्टेट्स में लेके जाएगा सीधा P1 को, डिस्पैचर सारा डाटा से रिलेटेड जितना भी है वो सीपीयू के अंदर लोड कर देगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक था दोस्तों। प्लीज इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लेना, अगर आपको एक बारी में समझ में नहीं आता तो 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये टर्म्स आगे हम जितने भी टॉपिक्स करेंगे डायरेक्टली इनके नाम आएंगे, शेड्यूलर, डिस्पैचर, कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इनके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाई है ताकि इनको क्लियर कर सके हम कि शेड्यूलर क्या होता है, डिस्पैचर क्या होता है और कंटेक्स्ट स्विचिंग हमारा कैसे वर्क करता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच गाइज। राधे राधे। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों।